वो बाहर की जानिब इशारा कर रही थी, मगर बाहर अंधेरे के सिवा कुछ होता तो वो देखता। उसके इशारे की तकलीद में गर्दन मोड़ता वो अंधेरे में कुछ तलाश करने लगा था, मगर अंधेरा देख वो सर वापस उसकी जानिब मुड़ गया था। जो खौफजदा नजरों से कुछ तलाशती बाहर देख रही थी, वो वहाँ लफ्ज अचानक ही जुबान पर दम तोड़ गए थे। अब उसे भी अपनी थकन का अंदाजा हुआ था। इस अंधेरे में अपने बाप की रूह को देखकर वो चीखी थी, मगर बाहर कोई नहीं था और अब कोई भी जी रूह इस जगह से ना गुजरा था, जो वो अपना वहम भी समझती। यकीनन वो खुद पर बुरी तरह सोचों को सवार करती, खुद को अजियत दे रही थी। मिरर नीचे करता वो एक इशारा कर गया था। अगले ही लम्हे फुल स्पीड से गार्ड्स की कारें वहां से गुजरी थी। अब इस इंसान खामोश सड़क पर महज याजान की कार मौजूद थी। कार की हेडलाइट भी इस अंधेरे में मध्यम सी थी। आंखें कहीं बाहर छपक कर नकाब करती वो अपना चेहरा दोनों हाथों की हथेलियों से साफ करने लगी, जब किंग ने अचानक उसके हाथों को थामकर अपने सीने पर जमाया था। आगे को होता वो उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरकर गालों से आंसू नरमी से साफ करता उसको खुद में भींच गया। उसकी अचानक की गई हरकत पर वो सिमट कर पीछे होने लगी थी, मगर किंग की पकड़ मजबूत थी, जो वो लम्हों में महसूस कर गई थी। परिशे याजान इब्राहिम स्ट्रांग है, क्योंकि वो एक स्टोन मैन का इश्क है। अपने खौफ को जहन पर हावी करके मरने से बेहतर है खौफ को खौफ के असर से ही मार दो। किंग की बीवी को इतना बहादुर होना चाहिए कि खौफ जैसी बला भी उसे खौफ खाए। उसका चेहरा अपने चेहरे के सामने लाता वो उसे कुछ बावर करवा रहा था, मगर उसका जहन तारीकी में जाने लगा था। कुछ पल बाद उसने दोबारा अपना वजूद उसकी बाजुओं में महसूस किया था। अगले ही लम्हे वो उसका सर कंधे पर रखे गाल पर थपकी देता पुकार रहा था। सुन होते दिमाग से उसे जो आखिरी अल्फाज याद थे वो उसकी पुकार थी, जो बेहद दिलकश और दिलफरेब थी। याजान की जिंदगी। उसके बाद वो अंधेरा पूरी तरह उसके हवासों पे छा गया था। न जाने किस पहर वो दर्द करते हुए सर को थामकर उठ बैठी थी। कुछ लम्हा तो वो लाइल्मी में ही रही कि मगर अचानक ही सब धुंधला धुंधला वाजे होने लगा था। खुद को कमरे में पाकर वो शौक नहीं हुई थी। यकीनन याजान ही उसे लाया था। पास पड़ा दुपट्टा उठाकर वो कंधे पर डालती अपने बाल दुरुस्त करके उठ खड़ी हुई, जब अचानक उसका सर चकराया था। अगले ही लम्हे उसे अपने बाजुओं पर गिरफ्त महसूस हुई थी। इस गिरफ्त में अब अजीब सी अपनायत होती थी। रिलैक्स स्वीट हार्ट कान के पास हुई भारी सरगोशी से उस पर कपकपी तारी हुई थी। आवाज में अजीब सी गंभीरता थी। अजीब बारूब शख्स था वो। उसका वजूद साख्त रहता था, मगर किंग की आवाज में ऐसा क्या था कि उसे अपने अंदर हंगामा बर्पा होता महसूस होता था। फ्रेश होना है मुझे। वो कल से ही ऐसे नजरें नहीं मिला पा रही थी उससे, जिसको शिद्दत से किंग ने महसूस किया था। वो शर्मा रही थी या उलझन का शिकार थी। मुझसे दूर भागने की कोशिश मत करो परिशे। मेरी कैद का कोई भी रास्ता तुम्हारी आज़ादी का नहीं है। तुम मेरी हो, मेरे पास हो। जब तक मेरी सांसें चलेंगी तुम मेरे से जुड़ चुकी हो। सो बेबी, क्यों थकाती हो तुम खुद को? संजीदा लहजे में बोलता वो आखिर में शरारती बोलकर उसका खून जरूर खुश्क कर गया था। मेरी रोशनियां तुम्हारे अंधेरे में भटक गई हैं तो तबाही रोशनी की सूरत होगी। आंखों में आंखें गाड़े जवाब दिए बेहद संजीदगी से आया था। मंजिल अंधेर भी तो हो सकता है। कान के करीब झुककर बोलते वो उसकी गर्दन पर गहरा बोसा दे गया था। उसकी इस जसारत पर वो सिमटकर उसके सीने पर दोनों हाथ रखकर धक्का देती वॉशरूम में जाकर बंद हुई थी। दिल की धड़कनों की रफ्तार ने अलग तरह से धड़कना शुरू किया था। अजीब सा माहौल बन जाता था। वो शख्स उसके असाब पर छाने लगा था। ब्लैक लॉन्ग फ्रॉक पहने, साथ हमरंग ट्राउजर और दुपट्टा लिए, जो कि वो शेफून का था। वो सर पर हिजाब लेकर नीचे आई थी। उसके बाहर निकलने से पहले ही किंग निकल चुका था। अब उसकी नज़र सामने खड़े घड़ी में वक्त देखते किंग पर गई थी, जो उसके आते ही उसकी जानिब बढ़ाया था। उसके करीब आके हाथ थामते वो उसे अपनी चेयर पर बिठाकर पास ही बैठ गया। उसकी इस हरकत पर वो शर्मिंदा सी आंखें दिखाकर उठने लगी थी, मगर दादी ने उसका हाथ थामकर आंखों से तसल्ली दी थी कि वो हर हक रखती थी, किसी को भी यहाँ मसला नहीं। सब वैसे ही सुकून से ब्रेकफास्ट करने में मसरूफ थे। आयत को स्माइल पास करती वो किंग का बढ़ाया गया चाय का कप थाम गई थी। वो इतनी गर्म नहीं थी, तभी वो घूंट घूंट चाय पीती खुद को अब रात से कदरे बेहतर फील कर रही थी। वो आधा कप पी चुकी थी जब किंग, जो ब्रेकफास्ट कर चुका था, उसके हाथ से चाय का कप लेता उसके सामने पड़े ब्रेकफास्ट की जानिब इशारा करते। चाय का कप लगों से लगा गया था। कई नजरों ने यह मंजर हैरानी से देखा था। याजान इब्राहिम ने जिंदगी में किसी का झूठा नहीं पिया था। ऐसा क्या था इस लड़की में जो वो याजान इब्राहिम के लिए इतनी अहम थी? याजान की आंखें दिखाना वजह थी कि वो अब हल्के फुल्के से अंदाज में ब्रेकफास्ट कर रही थी। साथ में हल्की फुल्की सी बातें दादी से भी जारी थी। वो ब्रेकफास्ट कर चुका था। चाय का कप खाली करते वो अब उसका इंतजार कर रहा था, जो थोड़ा बहुत खाकर प्लेट अपने आगे से हटा गई थी। नफी में सर हिलाता वो उठकर उसका हाथ थामता बाहर निकल आया। 3 बजे तक तैयार रहना, ट्रेनिंग में एक दिन की भी रियायत नहीं होगी। उसका दुपट्टा दुरुस्त करते वो उसे अच्छे से बावर करवा रहा था, मगर इस ट्रेनिंग की वजह
دل میں مچلتا سوال وہ زبان پر آخر لے ہی آئی تھی۔ پریشے یازان ابراہیم ہر چیز میں اتنی جلدی اچھی نہیں ہوتی۔ اس کے دونوں ہاتھ سہلاتے وہ اسے اپنے قریب کر گیا۔ تمہیں لے کر میرا پتھر دل پہلی بار دھڑکنے لگا ہے۔ اس کی دھڑکن تمہارے ہاتھوں میں ہے، زندہ رکھو یا مردہ کر دو، نزدیک رہا کرو۔ زندہ انسان کو سانسوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ چہرے کے نزدیک اپنا زہر پھونکتا وہ اس کے ناک پر بوسہ دیتا کار کی جانب بڑھ گیا تھا۔ مجھے پڑھائی کرنی تھی، اس کی کار میں بیٹھنے سے پہلے وہ خفت مٹاتی، سرخ چہرہ جھکا کر مدھم آواز میں بولتی، اسے پھر بھی اپنی جانب متوجہ کر گئی تھی۔ حکم دے رہی ہو؟ اس کے اچانک ادا ہوئے جملے پر وہ چونکی تھی۔ سر اٹھا کر سامنے کھڑے بلیک سوٹ میں ملبوس اس ٹال ہینڈسم شخص کو دیکھ کر رہ گئی تھی، جو کار سے ٹیک لگائے ہاتھ جیب میں رکھے اسے ہی نظروں میں سموئے اور تکے جا رہا تھا۔ میں بس بتا رہی تھی، آئی تھنک تم لیٹ ہو رہے ہو۔ کبھی آپ کبھی تم، وہ عجیب تھی، یا عجیب لفظ اس کی بیوی کے آگے کم تھا۔ تمہیں مجھے حکم دینا آتا ہے، مجھے منوانا آتا ہے، تم ہر طریقہ جانتی ہو، کب کہاں اور کیسے وار کر کے یازان ابراہیم کو خود میں الجھانا ہے۔ نظروں کی شدت وہ سہ نہیں پا رہی تھی، تبھی تو پہلو بدلتی، وہ یہاں وہاں دیکھتی، اسے دیکھنے سے گریز برت رہی تھی، جو وہ اچھے سے محسوس کر کے مسکرایا تھا۔ اس کی مسکراہٹ کئی ایمان خراب کرنے کا ہنر رکھتی تھی۔ یازان ابراہیم جیسی چٹان کو کوئی ہلا بھی سکتا ہے، یہی میرے لیے شوق کی بات ہے۔ خیر آپ کی مرضی، مجھے جانا ہے، اجنبیت برت کر جواب دیتی وہ رخ موڑ کر اندر جانے لگی تھی، جب یازان اس کا بازو گرفت میں لیتے اسے اپنی جانب کھینچ گیا۔ اس کی گرفت پر وہ ابرو جھکا کر اس کو دیکھنے لگی تھی، جیسے پوچھ رہی ہو اب کیا مسئلہ ہے۔ ہگ می، کمر کے گرد بازو ڈال کر بولتا وہ پریشے کو شوق کر گیا تھا۔ اب کنگ کو جواب دینے کا وقت ہے، ایول کچھ کرنا ہوگا، ہمیں اتنا بڑا نقصان کر دیا اس نے، اب اسے پتہ لگے گا جس کی بنیاد پر وہ کھڑا ہے وہ گرے گا پہلے ہی وہی، مجھے کسی کو اپنے بھروسے میں لینا ہوگا۔ ایول تم کنگ کی جگہ سنبھال سکتے ہو، تمہیں موقع مل رہا ہے، ہاتھ بڑھا رہا ہوں، تھام لو، تمہاری ہی اس میں اچھائی ہے۔ میرے 50,000 کروڑ کو یوں مٹی کا ڈھیر کر کے وہ کیا سمجھتا ہے کہ جیسے دنیا کا وہ کنگ ہے، وہ ہمیشہ ہی ان کا بادشاہ بن کر بیٹھے گا، تو وہ سراسر کسی بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہے۔ اب اسے جواب ملے گا، جلدی منہ کے بل گرنا ہوگا۔ ایول کے ہاتھ میں چلتا چاقو اچانک ہی اس کی بات ختم ہونے پر تھما تھا۔ خباثت سے اسے ہنستا دیکھ ایول نے اپنی جگہ سے اٹھتے وہ چاقو سامنے بیٹھے شخص کے گلے پر رکھ کر دباؤ بڑھایا تھا۔ دادا جو اپنی ہی دنیا میں مگن نئے خواب بن رہا تھا، اس کی حرکت پر بوکھلا کر اس کا چاقو پکڑا ہاتھ پکارتے حیرانی سے اسے دیکھے گیا تھا۔ آخر وہ کیا کر رہا تھا؟ مگر شاید وہ اپنے سوالوں کے ساتھ ہی دفن ہونے والا تھا۔ ایک ہی جھٹکے سے ایول نے اس کی گردن کے آر پار کیا تھا۔ وہ چاقو گردن کی ایک سائڈ سے گزر کر پچھلی سائڈ سے نکلا تھا۔ سانسیں ایک ہی لمحے میں بند ہوئی تھیں، آنکھیں ابل کر باہر کو نکلی ہوئی تھیں۔ اپنی موت کی وجہ جاننے کی خواہش مند یوں ہی بجھ گئی تھی۔ زیادہ بول دیا تھا تم نے، ابھی ایول اتنی جرت رکھتا ہے کہ کنگ کی پاور خود حاصل کر لے تو جیسے کتے کو پال کر کیا کرتا۔ زیادہ اور کم چیز میں کبھی اپنے قریب نہیں بھٹکنے دیتا، اور تو حد سے بڑھ رہا تھا، اور میں ہر چیز ایک حد میں رکھنے کا قائل ہوں۔ وحشت بھری آواز میں بولتا وہ اپنا چاقو ایک ہی جھٹکے میں اس کی گردن سے واپس نکال چکا تھا۔ جھٹکا لگنے سے دادا کی باڈی زمین پر بے ساختہ گری تھی، جس کو ایول بوٹ کی ٹھوکر مارتا ہوا سیاہ اندھیرے میں جا گم ہوا تھا۔ تم مجھے مجبور کر رہے ہو، تمہاری ہی پسٹل نکال کر تمہیں شوٹ کر دوں۔ سکون بھرا جواب سن کر یازان لمحے کو مسکرایا تھا۔ وہ اپنی بیوی سے ایسی کوئی امید یقیناً نہیں رکھتا تھا، وہ عام نہیں تھی، وہ پریشے یازان تھی جو اسے اچھی طرح ٹکر دینا جانتی تھی۔ پہلی بار کچھ ادھار چھوڑ رہا ہوں، تمہیں مجبور نہ کر دیا تب کہنا۔ گال کے نزدیک جھک کر اس کے گال پر لب رکھتے سرگوشی کرتے نرمی سے اس سے دور ہوتے ہوئے وہ کار میں بیٹھتے جا چکا تھا۔ ایسے میں وہ کندھے اچکا کر سر پر ہاتھ مارتی کچھ بڑبڑاتے ہوئے اندر کی جانب بڑھی تھی۔ وہ اس کا ذہن اپنے مطابق چلانے کا ہنر رکھتا تھا، تبھی کئی سوچیں اس کے ذہن سے کچھ لمحے کے لیے دور ہو گئی تھیں۔ کنگ آفس میں بیٹھا وہ مغرور بزنس ٹائکون سامنے بیٹھے 3 آدمیوں سے محو گفتگو تھا۔ سنجیدہ تاثرات چہرے پر سجائے وہ ان سب کو مین امپورٹنٹ لنکس بتا رہا تھا، جب کان میں لگے آلے سے مخصوص آواز سن کر وہ ان سب کو ایکسکیوز کرتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اگلے ہی پل کمرے کا دروازہ نوک کرتے ہوئے اوہان ابراہیم اندر داخل ہوا تھا۔ یقیناً تم جانتے ہو کہ میں یہاں آ رہا ہوں۔ بغیر اجازت کے اندر آ کر وہ جانتا تھا وہ غلط کر چکا تھا، مگر یہاں وہ صرف الٹی حرکتیں ہی کرتا تھا۔ خاص وجہ مسٹر اوہان ابراہیم، سرسراتی آواز پر وہ چونکا نہیں تھا۔ یازان ابراہیم ایسا ہی تھا، وہ کب کنگ بن جاتا کوئی بھی سمجھ نہیں سکتا تھا، مگر وہ بھی یازان ابراہیم کا بھائی تھا۔ اپنے تاثرات کو کنٹرول کرنا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ پہلی بار یازان مجھے تمہارے کام کی ضرورت پڑی ہے، وہ جیسے خود پر طنزیہ ہنسی ہنسا تھا۔ مرر وال کے قریب کھڑا اوہان کی جانب پشت کیے یازان کو اس کا ہر انداز محسوس ہوا تھا۔ نہیں، تم مجبور ہوئے ہو اپنے قانون کے بنائے گئے گھٹیا رولز کے آگے
मजाक उड़ाता लहजा था, जैसे उसने अच्छी तरह ओहान को सुलगाया था। वाकई मुझे लगता है मेरा एक एहसान है तुम पर, और अब इस एहसान को उतारो। एक काम है, मैं चाहता हूँ कि तुम वो करो, पूरी डिटेल्स दे दूंगा, और ये रिक्वेस्ट तो हरगिज नहीं है। और ये भी मत भूलना कि मैं तुम्हें सलाखों के पीछे बंद नहीं करूंगा। मैं अपने कदम पीछे नहीं हटाने वाला। उसका हर एक लफ्ज बहुत कुछ जताता हुआ सा था। अपनी डिटेल्स अपनी जेब में रखो। तुम्हें चेरी एड्रेस सेंड कर चुका होगा, वहां जाओ, लाश मौजूद है। याजान की बात पर अब वो हैरानी से याजान की पीठ को घूरे गया था। वो हमेशा ओहान से कई कदम आगे रहता था। पहले कहते मैं अपना कीमती वक्त जाया ही ना करता, मुंह बनाकर बोलता वो बाहर की जानिब बढ़ गया था, जबकि वाकई उसका अंदाज दोस्ताना था। वो दोनों ही अजीब थे, या शायद अजीब लफ्ज़ तो महज लफ्ज़ ही था। इन दोनों को डिस्क्राइब करना किसी के लिए भी नामुमकिन था। यासान इब्राहिम की इंपॉर्टेंट मीटिंग ओहान इब्राहिम के अलावा रोकने की जुर्रत किसी में ना थी। अपना कीमती वक्त निकाल कर जाना तो वहाँ परिवेश की वॉच होगी, वो आज रात आते हुए वापस कर देना। याजान के ऑर्डर पर दरवाज़ा खोलते हुए रुककर वो अजली अंदाज में सर हिलाते बाहर निकला था। पीछे खड़ा याजान मुंह से सिगरेट निकालकर गहरा कश मिरर वाल पर छोड़ते हुए किसी गहरी सोच में गुम था। परिशे बुक हाथ में पकड़े वो जो टेरेस पर खड़ी अपना टेस्ट याद कर रही थी, ओहान की आवाज़ पर गहरा सांस भरती रुख मोड़ गई। जो टेरेस के दरवाजे में खड़ा ब्लैक हुडी पहने यकीनन अभी आया था। संजीदा सी परिशे किताब पास पड़ी टेबल पर रखती ओहान के बढ़ाए हुए बॉक्स को थाम गई थी। जो सफ़ेद रंग का बॉक्स उसकी जानिब बढ़ाए उसे आंखों से थामने का इशारा कर रहा था। इसमें जो मौजूद है अपने कान में फिट कर लो, समझ लो तुम्हारा इम्तिहान ख़त्म होने वाला है। ओहान के लम्हा लम्हा बोले गए अल्फाज पर बॉक्स को खोलते हाथ कांपे थे। क्या मतलब था उसका वो नहीं समझी थी। बस वो आला निकालकर वो रुख मोड़कर हिजाब के अंदर हाथ डालती, कान के अंदर लगाकर वापस ओहान की जानिब मुड़ी, जो बॉक्स उठाते हुए एक दो हदायत देते हुए निकल गया था। मगर जो उसने दूसरी चीज़ उसके सामने रखी थी, परिशे याजान में हिम्मत नहीं थी उसको छूने की। 3 बजने में कुछ ही वक्त रहता था। घड़ी के हिंसे आज जैसे गुजरे हुए दिनों से ज्यादा तेजी से चल रहे थे। आसमान पर स्याह बादलों ने अचानक ही मंजर खौफनाक बनाया था। टेबल पर पड़ी वो स्याह कपड़े में लिपटी चीज वो बेगानगी से देखती हुई कमरे में आ गई थी। 2:45 डाइनिंग पर बैठी वो दादी और आयत को बस सुने जा रही थी। घर से टिक टिक घड़ी से जो इसकी जान लेने पर तुली हुई थी। परिशे क्या हुआ, कहाँ गुम हो? आयत के हिलाने पर वो जो सोचों में महव थी अचानक होश में लौटती, मुस्कुराकर उसे टालती बमुश्किल उनकी बातों में लगी थी। 3 वक्त ने जैसे आज उसकी जान लेने की कसम खाई थी। उंगलियां चटखाती वो यहाँ से वहाँ चलते, इन भारी बूटों की आहट सुनकर अपनी जगह मुंजमद हुई थी। गन उठाओ परिशे, एयरपीस से आती आवाज़ पर वो आंखें बंद करके खोलती टेरेस की जानिब बढ़ी थी। क्या ये वो कर सकती थी? हाँ वो कर सकती थी, मगर इतनी जल्दी? क्या ओहान जान गया था कि वो कभी भी पूरी सच्चाई जानने तक कोई भी काम पर अमल नहीं करने वाली थी? क्या अब उसे किसी सबूत की ज़रूरत नहीं थी? क्या वाकई उसके हाथों से खून करवाने वाला था? इस स्याह कपड़े से गन निकालते एक लेटर ज़मीन पर गिरा था, जो उठाकर उसे फोल्ड हुए पेपर को अपने ठंडे बर्फ होते हाथों से बामुश्किल खोलती उस पर लिखी तहरीर पढ़कर कांपी थी। याजान इब्राहिम परिशे की हर सच्चाई से वाकिफ है। इस एक लाइन ने जैसे उसे आसमान से ज़मीन पर पटका था। कमरे का दरवाज़ा फिंगरप्रिंट से खोलते याजान के कदम जैसे अंदर दाखिल हुआ था, दूसरे कदम वहीं साख्त सा रह गया था। कमरा अंधेरे में डूबा खौफनाक मंजर पेश कर रहा था। पेशानी पर बल डाले स्विच बोर्ड पर हाथ मारकर पूरे कमरे में रोशनी होते वो परिशे की तलाश में नजरें दौड़ाते हुए बालकनी में निकल आया था। उसकी सोच के ऐन मुताबिक वो रेलिंग के पास खड़ी थी। उसकी जानिब पुश्त किए वो नीचे कहीं झांक रही थी, जैसे उसकी मौजूदगी से बिल्कुल वो ला इल्म थी। हाथ में मौजूद गन पर ढीली पड़ती गिरफ्त सख्त करती वो याजान की जानिब रुख मोड़ती, उस पर गन तान गई थी। मैंने शूट करने का कब कहा? अगर कहा भी, ये कब कहा कि उसे जान से मार दो? परिशे याजान इब्राहिम, ये इम्तिहान है तुम्हारा, खुद को पास करवा लो। कुछ लम्हे पहले कही गई ओहान की बात पर 2 लम्हे को पलकें झपकते वो सामने खड़े मुतमईन से अंदाज में जेबों में हाथ डाले याजान को दिखी गई थी, जिसकी पेशानी पर एक बल नहीं आया था। उसे देखते ही हर बल गायब हो जाता था। यानी वो ये भी जानता था, किलमी, अगर तुम में मुझे मारने की हिम्मत है तो मारो। अल्लाह को गवाह मानकर मैं ऐलान करता हूँ, मेरा खून, मेरी बीवी, मेरे इस लहू में बेबस इश्क को माफ। नाउ शूट। उसकी धार से उसने अपने हाथ से पिस्टल गिरती हुई महसूस हुई थी, मगर उसके हाथ पर किंग की इस कदर मजबूत गिरफ्त थी कि उसे अपना हाथ सुन होता महसूस हो रहा था। लीव माई हैंड याजान, बेदर्दी से हाथ खींचती वो अपनी सुर्ख होती आंखें झुका गई थी। शायद उसमें हिम्मत नहीं बची थी कि उसकी नज़रों में देखने की। दूसरी जानिब वो अपनी गहरी जिस्म को बर्फ की कर देने वाली नज़रों से उसकी जानिब देख रहा था। उसके यूं सर झुकाने पर उसके उनाबी लब मुस्कुराहट में ढले थे। तुम जानती हो, तुम मुझ जैसे गैंगस्टर को शूट क्यों नहीं कर पाई? तो जान लो, तुम्हारे इस पाक दिल में मुझ जैसा गुनाहगार जा बसा है, जिस पर अब तुम्हारा कोई अख्तियार नहीं। गन लेकर वापस रखते वो अपनी टोन में वापस आया था।
वही भारी गंभीर दिल छेड़ देने वाली आवाज, तुम्हें इस इश्क की कीमत चुकानी पड़ेगी परीशे। एयरपीस से आई आवाज पर उसकी नजर लम्हे में ऊपर की जानिब उठी थी। वो शख्स क्या कह रहा था? दूसरी जानिब सामने खड़ा शख्स क्या? वो दो कश्तियों में जा सवार हुई थी, एक जानिब फर्ज था तो दूसरी जानिब लहू के रंग से रंगा इश्क। गलत फहमी जल्द दूर कर देनी चाहिए, वरना अंदर से खोखला होने में वक्त नहीं लगता। कान से एयरपीस निकालकर उसकी जानिब फेंकती, वो निकल गई थी। शायद अब वो इस कमरे में रहती तो यकीनन इस शख्स की वजह से ना सही दिल की घुटन से मर जाती। सो फाइनली वो पास हो गई किंग के खेल में। वीर की आवाज पर बेसमेंट में खड़ा याजान सुनी अनसुनी करता दोबारा रिंग में मौजूद दूसरे शख्स से बॉक्सिंग करने लगा था। अपना बचाव करता उसके चेहरे पर मुक्का मारकर अगले ही पल वो उसे नीचे गिरा चुका था। वो शख्स हारते ही बाहर निकला था, अब उसकी जगह वीर था। जैकेट को झटका देकर सही करता वो रिंग के कोने में जा खड़ा हुआ था। वो पास उसी दिन हो गई थी जिस दिन मैंने हार मानी थी। पानी की बोतल खुद पर उड़ेलकर उसे जवाब देता किंग रिंग से बाहर निकल आया था। उस दिन की तुम्हारी हार ने तुम्हें तुम्हारी बर्बादी का इंतखाब किया था किंग। आखिर क्यों नहीं अख्तियार कर पाए? इस इश्क पर कर लेते वो यहाँ ना होती, कर लेते तो किंग जैसी चट्टान कभी भी ना गिरती, मगर उस चट्टान भर की लड़की ने गिरा दिया किंग को, वाइस जी को। वीर का लहजा तंजनुमा था। बीवी है मेरी। लम्हे में वीर के करीब पहुंचकर उसका चेहरा दबोचकर गुर्राता किंग अब उसका झुका सर देख रहा था। कुछ भी हो जाता वो किंग था, वो उसके सामने एक लिमिट में ही बात कर सकते थे। ये भी किंग की ही दी हुई इजाजत थी, मगर वीर के अगले बोले गए अल्फाज पर किंग के पड़ने वाले मुक्के ने उसे रिंग से बाहर उछाला था। बर्बादी है हमारी, मैं अपनी दुनिया की बर्बादी चुनूंगा वीर। मैं उंगली से अपनी जानिब इशारा करके बोलता। वो वीर को शर्मिंदा कर गया था। ठीक है मान लिया, मगर वो जब सच्चाई जान गई इस हर राज के पीछे की तो वो तुम्हें छोड़ देगी किंग। तब क्या करोगे? तहम्मुल से बात का आगाज करता वो अब कोई भी तल्ख बात कहने से ग्रेज कर रहा था। वो कैद में है मेरी अलावा, वो किसी के नहीं किसी के पास जा सकती। जहाँ जाने का उसने सोचा उस जगह को राख का ढेर बना दूंगा। वहशती उसके लबो लहजे में। आखिर हर खेल ही तो किंग का था। परीशे याजान इब्राहिम जिस खेल में सांस ले रही थी वो बिछाया हुआ ही याजान का था। गहरा सांस भरते वीर के अल्फाज अदा हुए थे। तो वो उसकी गलती थी या बदनसीबी? उसका मुझसे एक शैतान से सामना हुआ, मगर मैंने रोका था खुद को। मगर नहीं, वो खुद मेरे हवासों पर सवार हुई थी। खुद उसने अपना आप मुझसे जोड़ा, मुझे खुद से इश्क करने पर मजबूर परिवेश ने किया था। अब उसे भी तो सजा मिलनी चाहिए। हर इल्ज़ाम उस पर डालकर वो खुद को बरी कर गया था। क्या इतना आसान था? उसकी कोई गलती नहीं थी किंग। क्या गलती थी कि वो गलती से तुमसे रास्ते में टकरा गई और तुम्हारा वजूद सख्त और बेरहम ही इतना था कि वो ज़मीन पर पड़ी रही और तुमने उसे सहारा ना दिया। तब हाँ, इन आंखों पर तुम ठहर गए। यशपा को भेज दिया और निकलवा ली हर इन्फॉर्मेशन। एक दिन, सिर्फ एक दिन ही बंद बांध पाए थे तुम खुद पर, और उसमें उसका क्या गुनाह? हर बात से अनजान वीर की गुफ्तगू ने याजान की आंखों की सुर्खी में इजाफा किया था। वो किसी और के गुनाह की नजर हो जाती वो अगर मुझ जैसे गुनाहगार उसे कैद ना करता। वो उसका सौकॉल्ड भाई बेच चुका था उसको जुए में, एक 60 साल उम्र के शख्स के पास जो उसे आगे बेचने वाला था। आगे समझ कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाती वो। किंग के चेहरे की सख्ती को देख वो उसके अल्फाज भूले उसके जब्त की वजह से 2 कदम पीछे हुआ था। हम उसे किसी और तरह तहफ़्फ़ुज़ दे सकते थे किंग, इसी तरह ही क्यों? वो क्या चाहता था? शायद वो आज अपनी मौत किंग के हाथों करवाने को उसकी जानिब बढ़ाया था। उसे कोई और तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता था। वो कमज़ोर नहीं, मुझे उसे ये बताना है। हरगिज़ वो कमज़ोर नहीं। देखना वीर, वो चट्टान जैसी मजबूत बनेगी। उसमें इतनी हिम्मत है, वो मुझे तहफ़्फ़ुज़ दे सकती है। फिलहाल उसे कुछ सच्चाई का इल्म होगा औहान के ज़रिए। सुकून से बोलता वो यकीनन किसी का सुकून गारत करने वाला था। डाइनिंग पर गहरी खामोशी थी। सब अपनी अपनी प्लेट पर झुके खाने से इंसाफ करने में मसरूफ़ थे। ऐसे में वो वाहिद थी जो प्लेट में चम्मच घुमाती जाने किन सोचों में मसरूफ़ थी। उसकी सोचों का तसलसल याजान था। आज इस कदर सब हुआ, उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। वाकई इस कहानी का और पहलू था जिस पर पहुंचना अब उसके लिए बेहद ज़रूरी था। अब वाकई वो याजान इब्राहिम को जानना चाहती थी। खुद उसकी सच्चाई तलाश करना अब जैसे उसके लिए जान से अजीज़ काम बन गया था। आज जो सब हुआ वो जैसे लम्हों में बहुत कुछ उसे समझा गया था। जो राज था वो औहान और किंग के दरमियान था। अचानक उसकी नज़रें सीढ़ियों पर उतरकर आते याजान पर गई थीं, जो ट्राउज़र और शर्ट पहने उसे ही देखते हुए अपना लॉकेट हाथ में पकड़े नीचे आ रहा था। मुझे परीशे याजान इब्राहिम तुमने बनाया है किंग, अब भुगतना भी होगा। हर सच्चाई तुम अपनी ज़ुबान से बताने पर मजबूर ना हुए तो देखना। दिल ही दिल में खुद से अहद कर दी वो अब उसे अपने करीब बैठते ही उठ खड़ी हुई थी। सबके सामने यूं उठना अजीब था यकीनन, मगर वो चाय लाने का बहाना करती किचन में जा घुसी थी। हिम्मत तो शायद ही कभी याजान इब्राहिम की नज़रों को बर्दाश्त करने की आती। उनकी लपक और शिद्दत उसे अंदर से कमज़ोर करती थी, जो फिलहाल वो रिस्क नहीं ले सकती थी। किचन में दाखिल होते वो ठटक कर रुकी थी।
सामने ही ओहान हाथ में सेब उछालता कुर्सी पर बड़े आराम से विराजमान था। परिचय को देखकर भी ओहान ने कोई रिएक्ट नहीं किया था। वो जानती थी वो गुस्से में था। एक्सप्लेन प्लीज मिस परिचय। चाकू की नोक पर सेब उठाता वो दहशतज़दा लहजे में बोलता। अपने गुस्सा उस पर वाजे कर गया था। पहले आप करें मिस्टर इंस्पेक्टर या फिर ओहान इब्राहिम। पता है क्या मैं सोचती हूँ कि सामने से वार करने वाला क्या वाकई इतना बेवकूफ़ हो सकता है जितने आप हैं। संजीदा आवाज़ में बोलती वो काउंटर से लगकर खड़ी ओहान की जानिब भी देख रही थी। उसकी नज़रों में ऐसा कुछ ज़रूर था जो 2 लम्हे को ओहान भी गड़बड़ाया था। ज़बान संभाल कर बात करो परिचय। लहजे में रोब लाते ओहान भी अब उठ खड़ा हुआ था। अब इस जगह का मंजर कुछ यूँ था कि एक जानिब परिचय खड़ी थी तो उसके सामने ही ओहान। चलें बात नहीं करते बल्कि मैं कुछ नहीं बोलती। अब बोलना पसंद करेंगे भाई के साथ गेम प्लान का हिस्सा बनकर किस तरह उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको नहीं लगता ये कानून के साथ नाइंसाफ़ी है बल्कि एक गुनाह है। सीने पर बांधे हाथ वो अंदाजे से सामने खड़े इंसान को अपने लफ्ज़ों से बावर करवा चुकी थी। आज हर पता उसके हाथ में था। वो भाई है मेरा परिचय, इससे मोहब्बत है मुझे, उसके साथ हूँ मगर जानता हूँ चाहे वो सही क्यों ना हो दुनिया उसे गलत जानती है और एक गुनाहगार की जगह जेल है जहाँ मैं अपने भाई को नहीं देख सकता। यकीनन तुम भी नहीं चाहती होगी। साफ सीधे अल्फाज से उसके। और आपको क्यों लगता है कि मैं आपका साथ दूंगी। अंदाज अब भी संजीदा था मगर ओहान को यकीन था कि वो उसे समझ चुकी थी। वो हर कदम पर याजान के साथ था मगर उसकी हिफाजत के लिए उसे उसके खिलाफ हर सबूत को मिटाकर उसे वापस पिछली दुनिया में लाना था जो सिर्फ उसे सामने खड़ी लड़की के हाथों मुमकिन था। तुम दो की परिचय तुम्हें देना होगा और कोई ऑप्शन नहीं है वरना। अभी वो अल्फाज मुकम्मल करता जब परिचय उसके लफ्ज़ पकड़कर अपनी बात बेतहाशा गुस्से में गुर्रा कर बोली थी। वरना तो हरगिज़ नहीं मिस्टर ओहान इब्राहिम। खिलौना समझा है आपने मुझे, इतना आम समझा, इतना बेवकूफ़ जो ये तक नहीं जान पाती याजान इब्राहिम का बिछाया खेल उससे छुपाती फिरूंगी मैं। वाकई मिस्टर ओहान तुम बहुत कच्चे खिलाड़ी हो। उसे किस चीज़ से निकालना चाहते हो वो रंग चुका है इस स्याही में। तुम्हारी ये छोटी सी रोशनी की रमक उस तक पहुंचना नामुमकिन है। शर्ट पर हाथ मारती वो दबे दबे अंदाज में चीखी थी। नामुमकिन था परिचय मगर तुम ले आओ उसे वापस। वो जहाँ का बादशाह है वो उसे रौंदने को सेकंड नहीं लगाएगा। जानता हूँ याजान इब्राहिम में इतने गट्स हैं वो एक ही घंटे में दुनिया मट्टी तले दफना दे मगर वो नहीं करेगा क्योंकि उसका अंदाज बदला था। यकीनन ओहान को उम्मीद थी उससे। मैं इस खेल का हिस्सा नहीं रहना चाहती। नजरें फेरती वो हर खेल से दूरी अख्तियार करने का अहद कर चुकी थी। ये तुम डिसाइड नहीं करोगी परिवेश। भारी बारोब आवाज पर उसका दिल उछलकर जैसे हथेली पर आया था। वो किस लम्हे वहां आया था वो दोनों नहीं जानते थे। मेरी जिंदगी है तो मैं क्यों किसी और के सुपुर्द करूं अपनी जिंदगी के फैसले। निगाहें मिलाए बगैर वो इस कदर हिम्मत से बोल पाई थी। ओहान मुस्कुराया था क्योंकि वो जानता था अगर वो उसकी जानिब देख लेती उसकी इन सुर्ख निगाहों के खौफ से ही जेर होकर ज़बान तालू से जा चिपकती। ये जिंदगी, ये सांस, ये वजूद मेरा है परिवेश। अगर सब जानती हो तो ये भी अपने नन्हे जहन में हिफ्ज कर लो। मुझसे दूर जाने का सोचा भी तो इसी कमरे में कब्र खोद दूंगा तुम्हारी। ओहान के जाने को इशारा करते वो उसके करीब आते हुए चिंगारती हुई आवाज़ में बोलता। उसके खून खुश्क कर गया था। मैं ही क्यों, आखिर क्या बिगाड़ा था मैंने जो इतनी गेम्स खेली मुझसे। मुझे नफरत है तुमसे। मेरे वजूद को खिलौना बना दिया था आपने। सुर्खनैन कटोरों में नमी भरी देख किंग के तासरात अचानक नरम पड़े थे मगर उसके अदा हुए अल्फाज पर वो दहशत ज़दा सा उसके करीब आता निहायत सख्ती से उसका बाजू दबोच कर उसे खुद से लगा गया था। भाई के हाथ का खिलौना बनना मंजूर था तुम्हें। सच्चाई तो शायद ही छुप सकती थी। कभी ना कभी किसी ना किसी लम्हे वो तमाचा की तरह मुंह पर मार दी जाती है। उसके मुंह से इन अल्फाजों को सुनकर वो नजरें मिलाने की काबिल ना रही थी। क्या उसका वजूद इस कदर कमतर था कि उनके नज़दीक मेरा भाई कहाँ है खुद पर जब्त बिठाती वो उसकी गिरफ्त से निकलने को फुड़फुड़ा रही थी। उसकी कुर्बत पर सांस जैसे सीने में अटका था वो ऐसा ही था। उसके ज़रा सा करीब आने पर भी उसके परफ्यूम की खुशबू उसे अपने असाब पर छाते हुए महसूस होती थी। इस लम्हे वो उसके इतने करीब था कि हर सांस के साथ उसकी खुशबू उसके वजूद में घुल रही थी। जिंदा है। कान के करीब की गई घबराहट पर गिला तर करती बमुश्किल अपनी आंखें उठाकर उसकी जानिब देखने लगी जो पहले से ही उसे आंखों में सुमोए खड़ा था। ये सारा गेम प्लान था तुम्हारा, मैं जानती हूँ मगर इसकी क्या ज़रूरत थी। नासमझी से उसे देखकर सवाल करती वो याजान के सर्द बेतासुर चेहरे पर मुस्कुराहट ले आई थी। इसका मकसद मैं ट्रेनिंग के टाइम बताऊंगा, चलें। हिजाब से निकलती लट दोबारा अंदर करते वो बेतहाशा नरम लहजे में बोलता। उसकी धड़कनों की स्पीड तेज कर गया था। हवेली में उसके साथ दाखिल होते परिचय को झुरझुरी आई थी। सुनसान दिखने वाली हवेली शाम के वक्त आज बेइंतहा खौफनाक लग रही थी। ऐसे में याजान उसका हाथ गिरफ्त में लिए बेसमेंट में दाखिल होता हुआ इस जगह ले आया था। किचन में हुई बातचीत के बाद अब तक वो दोनों खामोश थे। वो जानती थी अगर उसने कहा था तो वो जवाब देगा तो यकीनन वो उसे जवाब देने वाला था। कुछ सच के बाद भी वो जानती थी अब तक के कई राजों पर पर्दे थे जो वक्त के साथ ही खुलते। उसको चेंज करने का
कहते याजान जेब से फोन निकालकर बाहर निकल गया था। परीक्षे की नजरों ने आंखों से ओझल होते तक उसकी पीठ को घुरा था। आखिर होश में आती वो चेंजिंग रूम में घुस गई थी। क्या हुआ, जिंदा है ये? अपने कैबिन में दाखिल होते ओहान की नजर जमीन पर जख्मी हालत में पड़े परीक्षे के भाई पर गई थी, जो बामुश्किल रुक रुक कर सांस लेता काबिले रहम लग रहा था। पास ही पुलिस की वर्दी में पेशानी से पसीना साफ करते ऑफिसर से सवाल किया था, जो यकीनन उसे मार मार कर थक गया था। दवाई करो और कल के लिए तैयार करो इसे, मेरा भी हिसाब अभी बाकी है। गन और कार की चाबी अपने सामने टेबल पर रखते वो सफाके से बोलकर फोन पर नंबर डायल करता कुर्सी समेत रुख दीवार की जानिब मुड़ गया था। अफसर ने झुककर उस बेजान होते वजूद को कॉलर से पकड़ते एक नज़र उसकी पुष्ट पर डाली थी, जो पेशानी मसलता बमुश्किल लफ्ज अदा कर रहा था। चेंज करके बाहर आते ही उसकी नज़र पुशअप करते याजान पर गई थी। उसकी शर्ट और कोट पास ही पड़ा था। जमीन पर एक हाथ पर पुशअप करते वो दूसरे हाथ अपनी पुष्ट पर रखे हुए था। गहरा सांस खारिज करती वो याजान के करीब ही जाकर बैठ गई थी। दोनों टांगे फोल्ड करके उस पर थोड़ी रखे गौर से याजान की जानिब पुरसोच नजरों से देखती किसी को बुरी तरह तंग करने के दर पे थी। अगर अब तुम्हारी आंखें मुझ पर से ना हटी तो ये सलामत नहीं रहेंगी। परीक्षे अपने काम में मसरूफ भी उसकी नज़रों के इर्तकास खुद पर अच्छी तरह महसूस कर सकता था। उसकी की गई बात पर परीक्षे ने अचानक ही अपनी निगाहें फेर दी थी। मुझे जवाब दो पहले, अपनी टोन में लौटती वो वापस उसकी जानिब रुख मुड़ गई थी। जवाब चाहिए तो पहले जरा यहाँ आओ। करीब सादगी भरे अंदाज में बोलता वो यकीनन उसका सुकून गारत करने वाला था। क्यों, वहीं से बताओ। हाथ पर आया पसीना दूसरे हाथ से साफ करती वो लहजा नॉर्मल रखे हुए थी, जबकि असल में अंदर दिल किसी सूखे पत्ते की मानित कपकपा रहा था। मुझे रद्द किया करो। जमीन पर पुश्त के बल लेटकर वो उसे एक झटके से सीने पर गिरा चुका था। उसके इस अमल पर गड़बड़ाकर वो दूर होने की कोशिश करती, बार बार नाकाम हुई थी। क्या मसला है तुम्हें? खड़ूस मुंह बनाकर बोलती वो अब अपने चलते हाथ रोक चुकी थी, जबकि कोहनी के बल वो अब भी कोशिश कर रही थी, जिसको याजान अपने एक बाजू पर से गुजार कर नाकाम बनाया हुआ था। तुम? कान के नज़दीक हल्की सी सरगोशी ने उसके रहे सहे आसान खता किए थे। हर जगह बहादुरी के झंडे गाड़ने वाली लड़की को भी कोई यूं इन लम्हात में कैद कर सकता था। थोड़े बहुत हैंडसम हो तुमसे क्या कभी कोई नहीं पटी? सीने पर कोहनी जान बूझकर टिकाए आंखें झपक झपक कर पूछती वो मासूमियत का हर रिकॉर्ड तोड़ने के दर पे थी। उसके इस बेचा सवाल पर आईब्रो ऊपर उठाते याजान ने करवट बदली थी। अब सूरत-ए-हाल यूं थी कि वो नीचे और उसका भारी वजूद परीक्षे के ऊपर था। अगले ही लम्हे वो अपने साथ उसे भी खड़ा कर चुका था। ये गन पकड़ो। पैंट के पीछे अड़सी गन निकालकर उसकी जानी बढ़ाते वो एक लाइट ऑफ कर रहा था, जबकि गन अभी उसके ही हाथ में थी, जिसको थमाने के लिए परीक्षे ने आगे हाथ नहीं बढ़ा था। मैं ये गन नहीं चलाऊंगी, उसका हाथ खुद से दूर करते हुए बोलती वो आगे बढ़ गई थी। वापस आओ परिवेश। गन पर ग्रिप सख्त करते वो अपना लहजा हदल मकान नॉर्मल रखे हुए था। नहीं चलानी तो नहीं चलानी, अपनी मर्जी की मालिक हूँ। कंधे उचकाकर बोलती वो किंग के गुस्से को हवा दे गई थी। एक ही कदम में फासला समेट कर वो उसके करीब आता उसकी कमर सख्त से गिरफ्त में जकड़ चुका था। अचानक हुई अवतार पर वो घबरा कर पीछे होने लगी थी, जब अचानक उसका पाँव मुड़ा था, मगर वो अब भी याजान के हिसार में थी। तुम्हारे नाज नखरे सर आंखों पर परिवेश, मगर हरगिज तुम इस ट्रेनिंग में कोई रुकावट पैदा नहीं करोगी। जबरदस्ती उसके हाथ में गन पकड़ाते वो एक साथ 3 फायर करते हुए उसके कान के करीब धीरे से बोलते हुए पीछे हटा था। अपने हाथ में मौजूद गन वो लम्हे में याजान की जानिब रुख मुड़ गई थी। गन का रुख अपनी जानिब देख याजान मुस्कुराकर 2 कदम उसके करीब ले आया था। मैं मार सकती हूँ तुम्हें, स्पाट लहजे में बोलती रहा। करीब आते ही गन उसके दिल के मुकाम पर रख गई थी। डू इट बेबी। आग को हवा देता वो उसके चेहरे को मोहब्बत भरी नज़रों में लिए हुए महज मुस्कुराए जा रहा था। मोहब्बत पर तुम्हारा अख्तियार नहीं बेबी। हाथ से गन लेते वो संजीदगी से बोलता उसे चौंकने पर मजबूर कर गया था। हर बार गलत फहमी का शिकार हो जाते हो, कहीं से लगता ही नहीं तुम किंग हो। आखिरी कही परीक्षे की बात पर किंग का कहका बेसाख्ता था। कहते हैं अल्फाज सोच समझ कर अदा करने चाहिए, मगर शायद तुम सोच से मीलों दूर रहती हो। अंदाज शौक सा था, मगर वो जान गई थी वो उसका बात बदलना नोट कर चुका था। हर बार ही तो हर लफ्ज़ को वो गलत फहमी करार देती थी। मुश्किल उसके चेहरे से नजरें हटाती वो चेंजिंग रूम में घुस गई थी। किंग की नज़रों से बचना उसके लिए नामुमकिन बनता जा रहा था। उसकी निगाहें एक्सरे करती थीं, जैसे हर सोच वो आराम से पढ़ सकता था। इसी बात को लेकर वो किंग से चिढ़कर बात करने लगी थी। किसी की जानिब ना देखने वाला उसकी हर ऊट पटांग बात भी उसकी गौर से देखकर सुनता था। परीक्षे पक्का तुमने कल के टेस्ट में फेल होना है। कहाँ थी तुम? रात में घर आते वो सीधा ऊपर कमरे में गए थे। रात के वक्त कोई भी बाहर नहीं होता था, सभी अपने अपने कमरों में घुसे होते थे। सुबह आयत की हमेशा लेट ही होती थी। सुबह के 10 बजे खड़ी वो इसे कल के टेस्ट के बारे में बता रही थी। याजान की मिन्नतें कर करके वो लोग हफ्ते में कुछ दिन जाने की इजाज़त ले चुके थे। रोज़ाना सुबह उठना ना उसकी बहन से बर्दाश्त था, ना उसकी बीवी से।
ऐसे में आयत ने मिन्नतें कर करके परीक्षे और अपना दिन डिसाइड करके उसे बता दिया था। हफ्ते में 3 दिन वो जाते थे। आज इन दोनों का वैसे भी ऑफ था, मगर कॉलेज के ग्रुप में आया टेस्ट वो देख सख्त बदमज़ा हुई थी, जबकि वो अब तक नावाकिफ थी कि परीक्षे के पास फ़ोन था। तो उसे कैसे हिल्म होता कि टेस्ट मिला था इन्हें। किस टेस्ट की बात कर रही हो आयत, सुकून से बैठ जाओ। कुर्सी खींचकर उसे बिठाती वो उसका मुंह देखकर हंसी कंट्रोल करके रह गई थी। दोनों गाल फुलाए वो साफ सबको बताना चाहती थी गुस्से में है। उसका अंदाज परीक्षे को बेहद पसंद आया था। याजान से जुड़े रिश्ते का मान था या क्या उसे आयत से बेतहाशा मोहब्बत थी और इस मोहब्बत में लाड उठाना उसका फ़र्ज़। किस टेस्ट वेस्ट की बात आपने ग्रुप में मैसेज चेक नहीं किए? उफ खुदारा, रात को पढ़ पढ़ कर मैं आधी हो चुकी हूँ और एक आप हैं जिसको टेस्ट का ही नहीं पता। परीक्षे तुम गई, अब तो याजान इब्राहिम भी नहीं बचा सकते। दोनों हाथ चलाती वो उसके साथ नीचे आते याजान को भी सुना रही थी। सीढ़ियाँ उतरते याजान अपनी इस छोटी पटाखा की बातों पर मुस्कुराता हुआ उसके करीब आ रुका था। तुम्हें मेरी स्टूडेंट के लिए फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, डोंट वरी। आयत का सर चूमते वो अपनी सीट पर बैठे परीक्षे को मुकम्मल नज़रअंदाज किए हुए था, जो कि वाहिद चीज़ थी जो याजान इब्राहिम के लिए नामुमकिन थी। उसके करीब ही बैठी वो उसके जहन पर सवार होने पर तुली थी। यही तो टेंशन है ब्रो, लाड करके उन्होंने आपसे भी नहीं पढ़ना। परीक्षे को ज़बान चढ़ाकर बोलती वो अब उसे तीली लगा चुकी थी। निकम्मी कहीं कि तुम मुझे निकम्मा कह रही हो, जबकि मेरा उस्ताद ही ज़ीरो पर है। पूछो इससे, कुछ आता जाता नहीं, मेरा उस्ताद बन गया। आयत को आंखें दिखाकर बोलते वो याजान की बुराई शुरू कर चुकी थी। ये रोज़ का मामूल था अपने उस्ताद की बुराई करना। दादी बस परीक्षे की बातों पर अपना कहका जब्त कर रही थी। सलाम दादी, अभी आयत उसे जवाब देती जब अचानक ही दाखिली दरवाजे से आती आवाज़ ने इन सब की तवज्जो अपनी जानिब खींची थी। अरे मेरा शेर! कुर्सी से खड़े होते वो अपने करीब आए। ओहान को खुद में मजबूती से भींच गई थी। शेर इतना डरपोक भी होता है क्या दादी? आयत की बात पर ओहान ने पास खड़े उसके बाल बिगाड़कर अच्छी तरह उसे चिढ़ाया था, मगर फिर भी वो मुस्कुराती हुई उसके गले से जा लगी थी। डरती होगी तुम्हारी भाभी, शेर हूँ, किसी से नहीं डरता। उसका सर चूमता वो आयत के साथ वाली कुर्सी संभाल चुका था। मेरी भाभी आपसे डर ही ना जाए, भूले मत किसकी शागिर्द हैं वो जिससे आप भी डरते हैं। उसका साफ इशारा याजान की तरफ था, मगर शौक तो परीक्षे को लगा था। ओहान की बीवी कौन थी या याजान की शागिर्द थी? उफ, रोज़ाना ही कुछ ना कुछ नया होता है यहाँ, जैसे कोई इंडियन ड्रामा चल रहा हो। दिल ही दिल में सोचती वो सामने बैठे ओहान को घूर रही थी, जो अब उसे ही देख रहा था। भाभी जी क्या हाल है? उसका अंदाज खासा दोस्ताना था। भाई ने आपको ओहान भाई के बारे में बताया होगा ना? परीक्षे की जानिब देखती आयत ओहान का अपनी प्लेट की जानिब बढ़े हुए हाथ पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर चुकी थी। याजान और ओहान की वो एक जैसी लाडली थी, बस याजान संजीदा था और ओहान उससे खासा फ्रेंड, नहीं तो चेहरे पर मासूमियत सजाए। वो दादी को देखकर बोलती, यकीनन अब याजान की क्लास लगने का इंतजार कर रही थी। किस लिए आए हो? परीक्षे के सामने से चाय का कप उठाकर पूछते वो परीक्षे को यकीनन शॉक कर गया था, मगर दादी गहरा सांस भरकर रह गई थी। इस वक्त नहीं याजान और ओहान, तुम यशफा के पास जाओ। याजान को सख्ती से मना करती वो अब ओहान को आयत से बातों में मगन देखो गम दे रही थी, जिस पर उसके चेहरे पर अचानक ही सख्त असरात आए थे। यशफा का नाम सुनते परीक्षे को शदीद हैरत का झटका लगा था। केवल सिर्फ एक है जो याजान को ख़त्म कर सकता है, उसकी बीवी। अपने कमरे की विंडो ग्लास के पास खड़ा एवल अपने ख़ास आदमी की बात पर चौंका था। बीवी शादी कब की? किंग ने। उसकी आंखों में साफ हैरत देख वो मुस्कुराया था। छुपा कर रखी गई है, मगर मेरे आदमी हर जगह तक पहुंच जाते हैं। किंग का हर खौफ सही, मगर उसकी कमज़ोरी ज़रूर हाथ लग चुकी है। लंबा गेम प्लान खेला गया है बेचारी के साथ। 2-3 नरम बोल उस किंग के खिलाफ करवाकर उसकी जान वो बड़े आराम से ले सकते हैं, मगर सबसे पहले उसकी बुनियाद हिलानी होगी, यानी वीर, मिसम, शेरी, यशफा और शैला, और सबसे बढ़कर वो पुलिस के भेद में छुपा उसका शेर ओहान इब्राहिम। केवल उसकी दी गई हर मालूमात पर मुस्कुरा दिया था। उसकी बुनियाद अब ये लोग नहीं, सिर्फ एक है, उसकी बीवी। उसकी कमज़ोरी की जान ले लो, बुनियाद खुद ब खुद हिल जाएगी। ना समझ इंसान, तुम्हें वाकई लगता है किंग की बीवी तुम्हारा या मेरा साथ देगी? उसे मार डालो कुछ भी करके, कोई दुश्मन ढूंढो उसका, कोई तो होगा जो उसे मारने की हद तक हसद होता होगा उसमें, तो करवाओ। इवल की सफाकियत सुनकर कुछ याद आते वो बोल पड़ा, एक है और वो भी किंग की कैद में है, उसे निकलवा सकते हैं। तो किंग की बीवी गई। उनका मनसूबा इस कमरे की 4 दीवारी में ही कैद हो गया था। मेरा भाई कहाँ है? कमरे में दाखिल होते वो याजान पर झपटी थी। कॉलर हाथों में दबोचे सुर्ख चेहरा लिए वो बेहद टेंस थी। रिलैक्स परिवेश, उसके कॉलर पर किसी की नज़र भी सामने वाली की मौत का सबब बनता था, और वो उसके गिरबान तक हाथ पहुँचा चुकी थी, मगर उसका अंदाज फिर भी नरम और सादा था, जो परीक्षे को बुरी तरह खिला था। कोई परिवेश नहीं हूँ मैं, परीक्षे हूँ। मुझे बताओ क्या किया है मेरे भाई के साथ तुमने?
کیا کیا ہے؟ آخر کیوں زندگی حرام کر دی ہے؟ کتنے راز ہیں تم سب کے، مجھے پاگل کر دو گے تم، مجھے سخت نفرت ہونے لگی ہے تم سے۔ آئی ہیٹ یو۔ سنا تم نے؟ آئی ہیٹ یو۔ سینے پر جا بجا وار کر دی۔ آخر میں اس کی آواز سانس بند ہونے کے ساتھ لڑکھڑائی تھی۔ لوگ محبت میں کمال کا اظہار کرتے تھے، مگر یہاں کیا کمال نفرت کا اظہار کیا گیا تھا۔ پریش یازان ابراہیم، راز تک پہنچ جاؤ تو ہے، اجازت تلاش کرو۔ ہر راز میرا راز، مجھ سے جڑا راز، اس قاتل کی بنیاد تک پہنچ جاؤ۔ اجازت دی تمہیں، کھل کر کرو نفرت، مگر آئندہ یہ اظہار مت کرنا۔ جھٹکے سے اسے خود سے دور کرتا یازان ایک پل کو بھی وہاں نہ رکا تھا۔ پیچھے کھڑی پریشے اپنے ہاتھ میں موجود یازان کا تھمایا انہیلر دیکھ رہی تھی۔ بند دروازے پر وہ انہیلر کھینچ کر مارتی واش روم میں گھس گئی تھی۔ ابھی کچھ پل ہی گزرے تھے جب دروازہ کھٹکنا شروع ہوا تھا۔ ٹاول سے چہرہ پہنچتی دروازہ کھول کر وہ سامنے کھڑے شیری کو دیکھے گئی تھی، جو اسے سخت ٹینشن میں لگ رہا تھا۔ مجھے تم معصوم لگی تھی پریشے، مجھے واقعی لگا پریویش یازان کو ہرٹ نہیں کر سکتی۔ گو اینڈ سٹاپ ہم۔ گو پریشے۔ شیری کے الفاظ سمجھنے سے انکاری تھی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کس کو روکنے کا اشارہ دے رہا تھا؟ اچانک ہی ذہن کے پردے پر یازان کا خیال لہرایا تھا۔ کیا یازان کچھ اس سے آگے وہ سوچ ہی نہیں پائی تھی؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو شیری؟ خود کو بمشکل وہ بات کرنے کے قابل کر پائی تھی۔ دروازے کے اس پار شیری تو دوسری طرف پریشے تھی۔ بیسمنٹ میں جاؤ۔ بغیر اسے کوئی جواب دیے وہ اپنی جو بات کہنے آیا تھا کہہ کے جا چکا تھا۔ انگلیاں چٹکھاتی معاف ہوتے ذہن سے وہ جاؤں یا نہ جاؤں کی گردان پر سر تھامے کھڑی تھی۔ گہرا سانس بھر کر فیصلہ آخر وہ کر چکی تھی۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے پریشے؟ کیوں ہو تم اتنی جذباتی؟ خود کو کوستی وہ بیسمنٹ جانے کے لیے باہر نکل آئی تھی۔ قدموں میں عجیب سا بھاری پن تھا۔ بیسمنٹ میں عجیب سی خاموشی نے ماحول پر اسرار بنا رکھا تھا۔ ایسے میں دروازہ کھلنے کی آواز سے عجیب سی چڑ کی آواز گونجی تھی۔ اندر داخل ہو کر دروازہ بند کرنے کو مڑی ہی تھی جب شیری بھی یہیں آ رکا۔ شیری کو اپنے ساتھ ایک نظر دیکھ گہرا سانس بھرتی وہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ شیری دروازہ بند کرتا اب پریشے کے پیچھے پیچھے ہو لیا تھا۔ بیسمنٹ میں صرف 2 ہی کمرے تھے، ایک وہ جہاں وہ پہلے جا چکی تھی، مگر اس بار شیری اس سے آگے لے آیا تھا جہاں سیاہ رنگ کا دروازہ۔ شیری نے اپنے فنگر پرنٹ سے کھول کر اسے اندر جانے کا اشارہ کیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ یقیناً وہ اندر نہیں جانے والا تھا، یا شاید اسے اجازت نہیں تھی۔ سوچیں جھٹکتی ابھی اس نے پہلا پاؤں ہی اندر رکھا تھا جب بے ساختہ اس کے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے اوہان کی نظر بالکنی میں کھڑی یشوا پر گئی تھی، جو آسمان کے نیچے کھلے بالوں سمیت کرسی پر بیٹھے سامنے ٹیبل پر لیپ ٹاپ اور کچھ نوٹس رکھے مصروف دکھائی دے رہی تھی۔ پاس ہی بھاپ اڑاتا کافی کا مگ اس کے انتظار میں پڑا تھا۔ ہوا آج تیز تھی، موسم بھی کافی خوشگوار تھا، مگر بادلوں سے وجہ سے تیز ہوا شروع ہو چکی تھی جس سے یشوا کے بال اڑ اڑ کر اس کے چہرے پر آتے اس کے کام میں خلل ڈال رہے تھے۔ یش اس کے قریب دبے پیر آتا وہ اس کے بے حد قریب ہو کر ازلی انداز میں اسے پکار کر اسے دیکھے گیا، جس کے چہرے پر کوئی ڈر یا حیرانگی نہ آئی تھی۔ آپ کب آئے؟ کاغذات سمیٹتی سادہ سے انداز میں پوچھتی ہوئی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کندھے سے نیچے تک آتے کے لیئر کٹ سیاہ بال اس کے بے حد پیارے تھے۔ جب واقعی آ گیا تو کہیں کا نہیں رہنے دوں گا۔ گردن سے دبوچ کر اپنے قریب کرتا وہ اس کی گردن پر انگلی پھیرتا اس طاقتور لڑکی کی بھی سانس رک گیا تھا۔ آپ میرے پاس کبھی آئیں گے؟ ایسی غلط فہمی نہیں پالی، میں نے زبردستی کے رشتوں میں رشتہ ہی تو نہیں ہوتا۔ نرمی سے اس کی گرفت سے نکلتی وہ کمرے میں آ کر ان کاغذات کو الماری میں رکھ چکی تھی۔ کوئی رشتہ ہو یا نہ ہو، کاغذی رشتے کی وجہ سے میرا ہر حق ہے تم پر، جیسے تم حق سے سب کو میرے خلاف کیے بیٹھی ہو۔ بازو کی گرفت میں لیے وہ بے حد سخت انداز میں بولتا یشوا کا خون خشک کر گیا تھا۔ وہ کاغذی رشتہ بے فکر رہے، اس کی اوقات اور ذلت کبھی نہیں بھولوں گی۔ اچانک اس کے لب و لہجے میں تلخی در آئی تھی۔ لمحے میں اپنا بازو اس سے آزاد کروا کر وہ کمرے سے ہی نکل آئی۔ ہر بار آ کر وہ یہی کرتا تھا، ایک نیا روگ لگانے پر وہ ہر بار ستم کر اس کے قریب آ جاتا تھا۔ نہ جانے کیوں چاہتا تھا اسے اس کی اوقات بتا کر آخر اسے ملتا کیا تھا؟ نہ دادی نہ یازان، کبھی بھی اس نے کسی کے سامنے اس رشتے کی سچائی کو کھلنے نہیں دیا تھا، مگر وہ جانتی تھی یازان ہر چیز سے واقف تھا۔ وہ خاموشی سے ایک وقت تک قائم تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں یازان ان دونوں کے بیچ سے وہ کاغذی رشتہ ہی نہ ختم کر دیتا۔ بے شک اوہان اس کا خون تھا، مگر یشوا اور شیلا بھی اسے بہنوں سے بڑھ کر عزیز تھیں۔ شیری اگر زندہ رہنا ہے تو دفع ہو جاؤ۔ کمرے سے آتی کنگ کی آواز پر شیری اچانک ہی گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہوا تھا، مگر پریشے کو یوں اکیلا چھوڑ جانے کی اسے رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اتنی جرت تو آج تک ویر اور آیت تک نے بھی نہیں کی تھی۔ سامنے ہی جینز پہنے وہ بغیر شرٹ کے چابک سے اپنی پشت زخمی کر چکا تھا۔ چہرے پر سنجیدگی اور پتھریلے تاثرات دیکھ پریشے جو دروازے میں کھڑی تھی ہونٹوں پر زبان پھیر چہرہ مڑ کر 2 قدم پیچھے ہوئے شیری کو دیکھ رہی تھی جو اسے باہر آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ شیری نہیں جا رہا، ہمت پیدا کرتی وہ بالآخر بول پڑی تھی۔ بمشکل تھوک نکلتے شیری نے پریشے کو واپس آنے کا دوبارہ اشارہ کیا تھا جب یازان پاس پڑی بنیان اٹھا کر پہنتا ان دونوں کے سامنے آ رکا۔ ہاتھ بڑھا کر شیری کو گریبان سے دبوچ کر کنگ نے اسے دیوار سے ایک جھٹکے میں پن کرتے
ہاتھ اٹھایا تھا جو ہوا میں ہی رک چکا تھا۔ اس کا ہاتھ پریشے کے ہاتھ میں قید اسے روک چکا تھا۔ خود پر وار ہوتے شیری جو آنکھیں بند کیے خوف میں کھڑا تھا، کچھ لمحہ گزر جانے پر آنکھیں کھولتے پاس کھڑی پریشے کو دیکھ بمشکل سانس لے پایا تھا۔ اپنے ہاتھ کو دیکھتے یازان نے بے تاثر اور بے تحاشا سرخ آنکھوں سے پریشے کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی نظروں میں کیا کچھ نہ تھا مگر اسے ہمت کرنی تھی